हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है क्योंकि इस वीडियो में हम 10th क्लास साइंस के चैप्टर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 1 में हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आपके बुक्स में जो एक्सरसाइज दी हुई है, इस एक्सरसाइज में जितने तरह के क्वेश्चन हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व किया गया है। इस वीडियो के जरिए हम सीखेंगे कि एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। साथ ही इस वीडियो में विथ एक्सप्लेनेशन हम सारे टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो यानी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10 साइंस आपके लिए काफी यूजफुल होगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 के चैप्टर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहां पर एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन को देखकर हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है शीशा अपचयित हो रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तीसरा स्टेटमेंट है कार्बन उपचयित हो रहा है और चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो सबसे पहले हम अपना इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशन है PbO प्लस कार्बन, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है Pb यानी लेड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को देखकर हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट असत्य है यानी फॉल्स है। तो देखिए, इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम नोट कर लेते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो अभिकारक होता है उसी का अपचयन होगा या फिर उपचयन होगा, क्योंकि जो उत्पाद हो जाता है उसका फिर अपचयन या उपचयन नहीं होता है। यानी जो भी होगा, यानी उपचयन होगा या फिर अपचयन होगा, तो वह PbO का होगा या फिर कार्बन का होगा। तो पहला जो ऑप्शन है यानी शीशा अपचयित हो रहा है, तो चूंकि शीशा जो है वह अभिकारक नहीं है, वह उत्पाद है, यानी पहला स्टेटमेंट जो है वह फॉल्स है, वह असत्य है। अब चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह एक रिएक्टेंट नहीं है, इस रिएक्शन में वह एक प्रोडक्ट है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस रिएक्शन में न तो ऑक्सीडेशन होगा और न ही रिडक्शन होगा, यानी दूसरा स्टेटमेंट जो है वह भी असत्य है। अब चलते हैं तीसरा स्टेटमेंट। कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन जो है वह एक रिएक्टेंट है, एक अभिकारक है। तो कार्बन जो है ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन जो है वह PbO से ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी तत्व ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है यानी उपचयन होता है। तो स्टेटमेंट C जो है कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है, क्योंकि ये जो है ये ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी सही मायने में कार्बन जो है वह उपचयित हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आते हैं चौथे नंबर स्टेटमेंट पर। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड यानी PbO ये भी एक रिएक्टेंट है, एक अभिकारक है, और इस रिएक्शन में PbO क्या करता है, वह ऑक्सीजन लॉस करता है। तो जब कभी भी कोई रिएक्टेंट ऑक्सीजन लूज करता है तो फिर उसका क्या होता है, उसका रिडक्शन होता है यानी अपचयन होता है। तो ऑप्शन D में जो लिखा हुआ है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, यानी ये सत्य है। तो इस प्रकार पहला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हमने देख लिया। अब आइए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और उस इक्वेशन को देखकर हमें बताना है कि ये जो है ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है।
इक्वेशन दिया हुआ है Fe2O3 और एल्युमिनियम दोनों आपस में अभिक्रिया करके Al2O3 बनाता है और Fe बनाता है। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को देख के हमें बताना है कि यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए इस इक्वेशन में स्पष्ट है कि Al जो है वह Fe का स्थान ग्रहण कर लेता है और Fe को अलग कर देता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वह विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या करता है कि Al जो है यानी एल्युमिनियम वह लोहा को विस्थापित कर देता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, या क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन सी है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, और ऑप्शन डी है आयरन लवण और जल बनता है। तो देखिए जब कभी भी हम लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो उसमें रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो इस प्रकार के रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनता है और आयरन क्लोराइड बनता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 2 पार्ट में इसका क्वेश्चन है। पहला पार्ट क्या है? वह है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और दूसरा पार्ट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको हम समझेंगे और इसका जवाब भी हम लिखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ सभी तरह के एलिमेंट के एटम्स का जो नंबर है वह एक जैसा होगा, यानी सभी प्रकार के तत्वों के परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में भी जैसा होगा, राइट हैंड साइड में भी वैसा ही होगा। तो इस तरह के रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब आइए सीखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अच्छा, इससे पहले हम जान लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। इसको एग्जाम्पल के जरिए सबसे पहले समझ लेते हैं। एक इक्वेशन दिया हुआ है Mg प्लस O2 गिव्स MgO, यानी जब मैग्नीशियम को हम वायु में उसको जलाते हैं तो MgO प्राप्त होती है, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड देती हैं। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये जो समीकरण दिया हुआ है, ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कारण क्या है कि जो एरो मार्क है उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों जगह एटम्स का नंबर एक जैसे नहीं है। अगर हम लेफ्ट साइड में बात करें तो मैग्नीशियम के एक एटम है और राइट साइड में भी एक एटम है, लेकिन ऑक्सीजन की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम है, जबकि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 1 एटम है। यानी दोनों तरफ ऑक्सीजन का जो नंबर है, एटम्स का जो नंबर है वह एक जैसा नहीं है। इसलिए ये जो समीकरण दिया हुआ है ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हमें इस समीकरण को संतुलित करना होगा। तो अगर हम Mg के पहले 2 लगा देते हैं
और राइट हैंड साइड में भी MgO के पहले 2 लगा देते हैं तो यह समीकरण हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 अणु आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु का निर्माण करते हैं। अब आइए देखते हैं कि इस अभिक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड में भी Mg के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और राइट हैंड साइड में भी Mg के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। यानी ये जो समीकरण है ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस प्रकार हमने समझ गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। अब आइए समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणुओं का न तो निर्माण हो सकता है और न ही विनाश। एक सिद्धांत है केमिस्ट्री में जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या बताता है? यह सिद्धांत बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी एलिमेंट का कोई भी एटम का न तो निर्माण हो सकता है और न ही उसका विनाश हो सकता है, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणुओं का पुनर्व्यवस्था यानी रीअरेंजमेंट होता है। जब कभी भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें परमाणुओं का पुनर्व्यवस्था होता है यानी रीअरेंजमेंट होता है। यही कारण है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इस प्रकार हमने समझ गया कि इस क्वेश्चन का जवाब हम कैसे लिखें। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। इसमें हमें इक्वेशन लिखना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है, उसका इक्वेशन लिखना है। तो हम लिख सकते हैं N2 प्लस H2 गिव्स NH3। चूंकि नाइट्रोजन जो है वह भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है, इसीलिए सबके साथ हमने ब्रैकेट में G लिखा। तो ये जो है ये इक्वेशन बताती है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाती हैं। अब हमें करना क्या है कि जो इक्वेशन हमने लिखे वह हमें संतुलित करना है। चूंकि दिया हुआ इक्वेशन जो है ये संतुलित नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में एटम्स का नंबर डिफरेंट है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें जो हाइड्रोजन है उससे पहले हम 3 लगा देंगे, यानी H2 के पहले 3 लगा देंगे और NH3 के पहले 2 लगा देंगे। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन के एटम की जो संख्या है वह 2 होती है और राइट हैंड साइड में भी 2 होती है। जबकि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन का एटम रहता है 3 गुना 2 यानी 6 और राइट हैंड साइड में भी होता है 2 गुना 3 यानी 6। इस प्रकार ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन हमारा संतुलित हो गया। अब चलते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर बी में है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये जो है इससे हमें इक्वेशन के रूप में लिखना है। हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है H2S, ये गैस है इसलिए ब्रैकेट में हमने G लिखा। ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं, यानी O2 के साथ G का प्रयोग करेंगे क्योंकि O2 जो है वो भी गैस है, यानी H2S और O2 आपस में रिएक्शन करके बनाता है क्या, H2O और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। तो ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन हमने लिख लिया। अब इस इक्वेशन को हमें संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए H2S के पहले हम 2 लगाएंगे और O2 के पहले 3 लगाएंगे और इसी प्रकार राइट हैंड साइड में H2O के पहले 2 लगाएंगे और SO2 के पहले 2 लगाएंगे।
तो ये जो समीकरण है ये हमारा संतुलित हो गया। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि हम कैसे समझेंगे कि कहां 2 लगाना है और कहां 3 लगाना है ताकि हमारा इक्वेशन संतुलित हो जाए। तो चूंकि आप जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को संतुलित करना एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है। जब तक वो मेथड हम समझेंगे नहीं, वो प्रोसेस हम जानेंगे नहीं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम संतुलित नहीं कर पाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि वह प्रोसेस क्या है। तो किसी भी समीकरण को हम कैसे संतुलित करें, इसके लिए एक वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल साइंस प्लेटफॉर्म पर डाल चुका है। आप उस वीडियो को बाद में देख लेंगे और समझ जाएंगे कि किसी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है सिर्फ ये सिखा रहे हैं। तब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। इस इक्वेशन में हमें लिखना है कि एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वह बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो आइए इसको हम इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Al2SO4 चूंकि इसमें जो है इसमें हम सॉल्यूशन लेंगे, इसीलिए ब्रैकेट में हमने AQ लिखा। AQ का मतलब होता है एक्वायर्ड सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन। ठीक उसी प्रकार बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है BaCl2, इसका भी हम एक्वायर्ड सॉल्यूशन लेंगे। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेगा तो फिर हमें प्राप्त होगी AlCl3 जो कि एक एक्वायर्ड सॉल्यूशन है, एक जलीय विलयन है। इसके साथ ही हमें प्राप्त होगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट जो कि अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा यानी वह सॉलिड होगा। इस प्रकार इसको हमने इक्वेशन के रूप में लिख लिया। अब इससे हमें संतुलित करना है। तो इसका संतुलित रूप जो होगा वह ये होगा कि Al2SO4 इसके पहले हम कोई डिजिट नहीं लगाएंगे, BaCl2 के पहले 3 लगा देंगे और राइट हैंड साइड में AlCl3 के पहले 2 लगाएंगे और BaSO4 के पहले 3 लगाएंगे। तो यह समीकरण हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। मेरा सुझाव यह है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करें, जब तक हमें उस प्रोसेस को नहीं मालूम होगा हम उसको संतुलित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो मेथड है उस मेथड को आप जरूर जान ले, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती हैं। इससे हमें इक्वेशन के रूप में लिखना है। पोटेशियम जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करके 2 चीज बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम के जगह पर हम K लगाएंगे और ये पोटेशियम जो है इसका सॉलिड फॉर्म है इस रिएक्शन में, इसीलिए ब्रैकेट में हमने H लिखा। ये जल के साथ अभिक्रिया करती हैं यानी H2O के साथ अभिक्रिया करती हैं और ये जल जो है वह लिक्विड है, इसलिए ब्रैकेट में हमने L लिखा। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाती हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH जो कि एक एक्वायर्ड सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है, इसीलिए ब्रैकेट में हमने AQ लिखा। इसके अलावा और क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं हाइड्रोजन गैस यानी H2। तो इस प्रकार हमने इसे इक्वेशन के रूप में लिख लिया। अब हमें इस इक्वेशन को संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? न K के पहले 2 लगाएंगे, H2O के पहले 2 लगाएंगे, ठीक उसी प्रकार राइट हैंड साइड में KOH के पहले 2 लगाएंगे और H2 के पहले कोई डिजिट नहीं लगाएंगे। तो ये जो है ये हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में
हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ए। इसमें दिया हुआ है HNO3 प्लस CaOH होल टू एरो CaNO3 होल टू प्लस H2O। यह समीकरण हमारा दिया हुआ है। इस समीकरण को हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए HNO3 के पहले हम 2 लगाएंगे और राइट हैंड साइड में H2O के पहले 2 लगाएंगे। तो इस प्रकार ये जो समीकरण है ये हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बन गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है NaOH प्लस H2SO4 एरो मार्क Na2SO4 प्लस H2O। तो ये समीकरण को हमें संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे ना, NaOH के पहले 2 लगाएंगे और राइट हैंड साइड में H2O के पहले 2 लगाएंगे। तो इस प्रकार ये समीकरण हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बन गया। एक बात मैं फिर आपको बता देता हूं कि ये जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, यानी इस क्वेश्चन का सिर्फ सॉल्यूशन बता रहा हूं। आपको इसके रियल नॉलेज के लिए आपको पूरी प्रोसेस जानना होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, और इसके लिए अलग से एक वीडियो हमने पहले ही बनाया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में उस प्रोसेस को आप जान लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है NaCl प्लस AgNO3 एरो मार्क AgCl प्लस NaNO3। ये केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, इससे हमें बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए जो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है वह ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में Na का जितना एटम है राइट हैंड साइड में भी उतना ही है, क्लोरीन का जितना है लेफ्ट में राइट हैंड साइड में क्लोरीन का उतना ही है, उसी प्रकार Ag का भी बराबर है और ऑक्सीजन का भी बराबर है। यानी ये केमिकल रिएक्शन जो है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसीलिए इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। डी नंबर में क्वेश्चन में है BaCl2 प्लस H2SO4 एरो मार्क BaSO4 प्लस HCl। तो इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में HCl के पहले 2 लगाएंगे। तो इस प्रकार ये केमिकल रिएक्शन जो है ये हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो आइए एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो मार्क कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो ये जो है ये शब्दों में लिखा हुआ है, इसको हमें सिंबल के रूप में इक्वेशन बनाना है और फिर उस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो आइए इसको लिखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH होल टू, प्लस चिन्ह लगाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 और फिर एरो मार्क देंगे, और कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3 और जल का होता है H2O। तो इस प्रकार हमने केमिकल इक्वेशन बना लिया। अब हमें देखना है कि क्या ये केमिकल इक्वेशन जो हमने लिखे ये बैलेंस्ड हैं। अगर ये बैलेंस्ड हैं तो हमें फिर से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, और अगर बैलेंस्ड नहीं है तो इससे हमें बैलेंस करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यानी इससे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन दिया हुआ है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट एरो मार्क जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब हमें इससे इक्वेशन बनाना है। जिंक का सिंबल होता है Zn, प्लस चिन्ह लगाएंगे, और सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3।
अब हम एरो मार्क देंगे और जिंक नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हम लिखेंगे। जिंक नाइट्रेट का होता है ZnNO3 फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे और सिल्वर का संकेत होता है Ag। इस प्रकार ये जो है ये हमने एक इक्वेशन बना लिया। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करने की जरूरत है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में AgNO3 के पहले 2 लगाएंगे और राइट हैंड साइड में Ag के पहले 2 लगाएंगे। तो इस प्रकार ये इक्वेशन जो है ये हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एरो मार्क एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो एल्युमिनियम का होता है Al प्लस कॉपर क्लोराइड का होता है CuCl2, एरो मार्क देंगे, और एल्युमिनियम क्लोराइड का होता है AlCl3 प्लस कॉपर का होता है Cu। इस प्रकार हमने एक इक्वेशन बना लिया। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में Al के पहले 2 लगाएंगे, CuCl2 के पहले 3 लगाएंगे और राइट हैंड साइड में AlCl3 के पहले 2 लगाएंगे और Cu के पहले 3 लगाएंगे। इस प्रकार ये इक्वेशन जो है ये हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, एरो मार्क बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2 प्लस चिन्ह लगाएंगे और पोटेशियम सल्फेट का होता है K2SO4। फिर हम एरो मार्क देंगे और बेरियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह लिखेंगे। तो बेरियम सल्फेट का होता है BaSO4 प्लस का चिन्ह लगाएंगे और पोटेशियम क्लोराइड का होता है KCl। तो ये इक्वेशन हमारा बन गया। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सिर्फ हमें क्या करना होगा, राइट हैंड साइड में KCl के पहले 2 लगा देना होगा। इस प्रकार ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हम जाएंगे हमको, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और फिर ये बताएंगे कि ये जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आइए डिफरेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, एरो मार्क पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। अब हमें इससे इक्वेशन का रूप देना होगा। पोटेशियम ब्रोमाइड का होता है KBr, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, बेरियम आयोडाइड का होता है BaI2, एरो मार्क पोटेशियम आयोडाइड का होता है Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड का होता है BaBr2। इस प्रकार ये इक्वेशन हमारा बन गया। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सिर्फ क्या करना होगा, राइट हैंड साइड में Ki के पहले 2 लगाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में KBr के पहले 2 लगाएंगे। तो इस प्रकार ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। अब बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, यानी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार हमें बताना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन में पोटेशियम और बेरियम दोनों एक दूसरे के स्थान को एक्सचेंज कर लेते हैं। जहां पोटेशियम था वहां बेरियम पहुंच जाता है और जहां बेरियम था वहां पोटेशियम पहुंच जाता है। यानी इस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, जिंक कार्बोनेट। ये जो है जिंक कार्बोनेट ये 2 पदार्थों में विखंडित हो जाते हैं, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आइए इसका इक्वेशन लिखते हैं। जिंक कार्बोनेट का होता है
ZnCO3, एरो मार्क लगाएंगे। जिंक ऑक्साइड का होता है ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। इस प्रकार ये इक्वेशन हमने लिख लिया। अब देख रहा है कि क्या ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है। तो आप देख सकते हैं कि एरो मार्क के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सभी परमाणुओं की संख्या एक जैसी है, यानी जिंक परमाणु की संख्या भी एक जैसी है, कार्बन परमाणु की संख्या भी एक जैसी है और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी एक जैसी है। यानी ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इससे हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब हमें बताना है कि ये इक्वेशन जो है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक पदार्थ यानी जिंक कार्बोनेट दो अन्य पदार्थों में विखंडित हो गए, यानी ये जो है ये है वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया भी जिससे हम कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती हैं। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं। हाइड्रोजन का होता है H2 और क्लोरीन का होता है Cl2, यानी H2 जो है वह भी गैस है और Cl2 जो है वह भी गैस है। अब हम एरो मार्क लगाएंगे और हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl, ये भी गैसीय अवस्था में है इस इक्वेशन में। इस प्रकार ये इक्वेशन हमने लिख लिया। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ राइट हैंड साइड में HCl के पहले 2 लगा देना होगा। इस प्रकार ये इक्वेशन हमारा संतुलित हो गया। अब हमें बताना है कि ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें दो पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक प्रकार का पदार्थ बनाता है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके केवल एक ही प्रकार का पदार्थ बनाए, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एरो मार्क मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ये जो दिया हुआ है इसमें मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह जलीय विलयन यानी एक्वायस सॉल्यूशन के फॉर्म में है और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वह भी एक्वायस सॉल्यूशन के फॉर्म में है और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है। तो ये लिखा हुआ है। अब इससे हमें इक्वेशन बनाना है। मैग्नीशियम के जगह पर हम लिख सकते हैं Mg प्लस लगाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जगह पर HCl लगाएंगे, एरो मार्क देंगे और फिर मैग्नीशियम क्लोराइड के जगह पर MgCl2 लिखेंगे और फिर प्लस देने के बाद हाइड्रोजन का होता है H2। इस प्रकार ये इक्वेशन हमने लिख लिया। अब देखना है कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड नहीं है। अब इससे हमें बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में HCl के पहले 2 लगाएंगे। तो इस प्रकार ये इक्वेशन जो है ये हमारा एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। अब बताना है कि ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैग्नीशियम और HCl दोनों आपस में अभिक्रिया करके MgCl2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में मैग्नीशियम जो है वह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है HCl से, यानी HCl जो है वहां से हाइड्रोजन को विस्थापित करके मैग्नीशियम जो है वह Cl के साथ अभिक्रिया करके MgCl2 बनाता है, यानी यह अभिक्रिया जो है वह है विस्थापन अभिक्रिया। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन जो है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के हैं। इसमें पूछा गया है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। उदाहरण दीजिए।
तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। देखिए कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके होने से ऊष्मा निकलती है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड और जल को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनता ही है, साथ ही साथ ऊष्मा भी निकलने लगती है। तो ये जो अभिक्रिया है ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब आइए इस इक्वेशन को हम लिखकर समझते हैं। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, जब इसके साथ हम अभिक्रिया कराते हैं जल का यानी H2O का जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो है ये जलीय विलयन के रूप में रहता है, इसीलिए ब्रैकेट में हमने AQ लिखा। AQ का मतलब होता है एक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस प्रकार CaO और H2O आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है CaOH2। तो ये हुआ उत्पाद, लेकिन इसके निर्माण के साथ साथ इस अभिक्रिया में पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। तो चूंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब हम समझते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाते हैं। कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिसको कराने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, यानी वैसे रासायनिक अभिक्रिया तभी संपन्न हो पाती हैं जब वो बाहर से ऊर्जा अवशोषण करे। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए ब्रैकेट में हमने H लिखा। जब इससे हम गर्म करते हैं तो ये दो पदार्थों में विखंडित हो जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो कि गैसीय फॉर्म में होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये तभी संपन्न हो पाती है जब इससे हम ऊष्मा देते हैं, यानी ये रासायनिक अभिक्रिया बाहर से ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा का अवशोषण करे वैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं तथा ऊर्जा मुक्त होता है। देखिए श्वसन की क्रिया में क्या होता है कि हमारे शरीर की कोशिका या फिर किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधों की कोशिका में ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं और इस अभिक्रिया में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। अगर हम इसका इक्वेशन को लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं कि ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, ये अभिक्रिया करती है ऑक्सीजन से और फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद दो प्रकार का पदार्थ बनता है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है जल यानी H2O और इस अभिक्रिया में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो चूंकि इस अभिक्रिया में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है इसीलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है।
अब देखिए जो इक्वेशन हमने यहां पर लिखा, यह इक्वेशन हमारा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो इसलिए इसको संतुलित करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में O2 के पहले 6 लगाएंगे और राइट हैंड साइड में CO2 के पहले 6 लगाएंगे और H2O के पहले भी 6 लगाएंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि वियोजन अभिक्रिया जो है वह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कैसे होता है, इसका जवाब हमें लिखना है और साथ में इन अभिक्रियाओं का उदाहरण भी देना है। तो आइए सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया को समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो वैसे अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो यह बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2। और इस अभिक्रिया में पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें हम देख सकते हैं कि दो पदार्थ यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करके एक पदार्थ बनाती हैं, वह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अभिक्रिया जो है ये संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो यानी बात क्लियर है कि संयोजन अभिक्रिया एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक पदार्थ बनाते हैं। अब आइए समझते हैं वियोजन अभिक्रिया। जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर कई छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम FeSO4 जो कि सॉलिड होता है, जब हम इससे गर्म करते हैं तो ये कुछ पदार्थों में टूट जाते हैं। उसमें पहला है Fe2O3 जो कि सॉलिड होता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड गैस यानी SO2 और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस यानी SO3। तो इस अभिक्रिया में हम देख सकते हैं कि एक पदार्थ कई पदार्थों में टूट गए। तो चूंकि हमने संयोजन अभिक्रिया में देखा कि दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर कई पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो यही कारण है कि हम वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊष्मा द्वारा वियोजन अभिक्रिया। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ये सॉलिड फॉर्म में होता है और जब इससे हम गर्म करते हैं तो ये दो पदार्थों में विखंडित हो जाती है। पहला है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो ये जो है ये एक ऐसा वियोजन अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा प्रदान की जाती है। इसमें जो ऊर्जा दी जाती है वह ऊष्मा के रूप में दी जाती है। अब आइए देखते हैं प्रकाश द्वारा वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में वियोजन होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का रासायनिक सूत्र होता है AgBr जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जब इस पर सूर्य की प्रकाश या किसी भी प्रकाश पड़ती है तो फिर ये जो है दो चीजों में विखंडित हो जाती हैं। पहला है सिल्वर यानी Ag और दूसरा है ब्रोमीन यानी Br2।
तो ये इक्वेशन जो है ये एक ऐसा इक्वेशन है जो ये बताती है कि प्रकाश के द्वारा वियोजन अभिक्रिया होता है। अब आइए इस इक्वेशन को हम संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में AgBr के पहले 2 लगा देना होगा और राइट हैंड साइड में Ag के पहले 2 लगा देना होगा। इस प्रकार ये इक्वेशन हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया। अब हम देखेंगे विद्युत द्वारा वियोजन अभिक्रिया। जब जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जब इस पर इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया जाता है, यानी जल से होकर विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, तो ये 2 पदार्थों में विखंडित हो जाती हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो ये जो इक्वेशन है ये बताती है कि विद्युत एनर्जी द्वारा, इलेक्ट्रिक एनर्जी द्वारा किस तरह का वियोजन अभिक्रिया होता है। अब आइए इस इक्वेशन को हम संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में H2O के पहले 2 लगाना होगा और राइट हैंड साइड में H2 के पहले 2 लगा देना होगा। इस प्रकार ये इक्वेशन हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले हम विस्थापन अभिक्रिया को लिखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। एक उदाहरण ले लेते हैं, Fe यानी लोहा। तो जब लोहा यानी लोहा का जो सॉलिड फॉर्म होता है, ये लोहा का सॉलिड फॉर्म जब हम डुबा देते हैं CuSO4 के सॉल्यूशन में, यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो फिर ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, FeSO4, और इसके बाद तांबा जो है Cu वह अलग हो जाता है। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि ये Fe जो है अभिक्रिया करके Cu का स्थान ले लिया और Cu को जो है कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर दिया। तो ये उदाहरण जो है ये विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अब आइए हम देखते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। उदाहरण देख लेते हैं, Na2SO4 का एक्वायर्ड सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन, ये और BaCl2 का जलीय विलयन जब दोनों आपस में अभिक्रिया करती हैं तो फिर अभिक्रिया के बाद BaSO4 का अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी ये सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होता है। और इसके अलावा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का एक्वायर्ड सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो ये जो है ये इक्वेशन बताती है कि ये जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें सोडियम और बेरियम दोनों का स्थान जो है एक्सचेंज हो जाता है, यानी जहां सोडियम था वहां बेरियम पहुंच जाता है और जहां बेरियम था वहां सोडियम पहुंच जाता है। तो इस प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों के बीच आदान प्रदान होता है। अब इस इक्वेशन को हम संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, राइट हैंड साइड में NaCl के पहले 2 लगा देना होगा। बस ये इक्वेशन हमारा संतुलित हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। इसमें सिर्फ हमें केमिकल इक्वेशन लिख देना है। सिल्वर के शोधन में क्या किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होता है उसमें कॉपर मिला दिया जाता है। तो ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, Cu प्लस AgNO3, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं CuNO3 और Ag। तो ये Cu जो है ये सॉलिड होता है,
AgNO3 जो है ये एक्वायर्ड सॉल्यूशन है, और CuNO3 ये भी एक्वायर्ड सॉल्यूशन है, और Ag जो प्राप्त होता है यानी सिल्वर जो प्राप्त होता है वह सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इस प्रकार इसका इक्वेशन हमने लिख लिया। अब करना क्या होगा, इसको बैलेंस कर देना होगा। बैलेंस करने के लिए सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में AgNO3 के पहले 2 लगा देना होगा, और राइट हैंड साइड में Ag के पहले 2 लगा देना होगा। इस प्रकार ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया को हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यदि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का विलयन को आपस में मिला दिया जाए तो एक अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है जिससे अवक्षेप कहते हैं। देखिए, 2 विलयन लेंगे, एक सोडियम सल्फेट का विलयन और एक बेरियम क्लोराइड का विलयन। जब दोनों विलयन को आपस में मिला देंगे तो एक सॉलिड पदार्थ प्राप्त होगा, एक अवक्षेप प्राप्त होगा। यह अवक्षेप जो है यह बेरियम सल्फेट है। अब आइए इसका इक्वेशन बनाकर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, इसका जलीय विलयन लेंगे और इसको किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 के जलीय विलयन से। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो एक अवक्षेप प्राप्त होगा, एक सॉलिड पदार्थ प्राप्त होगा जिससे BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट कहा जाता है। इसके अलावा और एक पदार्थ बनेगा, वो रहेगा NaCl का जलीय विलयन यानी सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो इस प्रकार ये इक्वेशन हमने लिख लिया। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, राइट हैंड साइड में NaCl के पहले 2 लगा देना होगा। इस प्रकार ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गया। तो हम कह सकते हैं इस तरह के अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उससे अवक्षेपण अभिक्रिया यानी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए, अवक्षेपण अभिक्रिया एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें 2 सॉल्यूशन को, 2 विलयन को जब मिला दिया जाता है तो एक अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, एक सॉलिड पदार्थ प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया या फिर इंग्लिश में प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। पहला है उपचयन और दूसरा है अपचयन। सबसे पहले हम समझते हैं उपचयन क्या है। अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि को उपचयन यानी ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। Cu plus O2 gives CuO। देखिए, जब कभी भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर को गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है यानी CuO बनता है। इस अभिक्रिया में Cu का उपचयन होता है। तो आप देख सकते हैं अभिक्रिया में भाग ले रहा है Cu और ऑक्सीजन। तो अभिक्रिया होने के बाद क्या होता है कि यह CuO बन जाता है यानी कॉपर जो है वह ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण कर ले तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ का उपचयन हुआ यानी उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कॉपर का उपचयन होता है। उपचयन का अगला उदाहरण है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग। जब कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में संयोग होता है तो H2O यानी जल बनता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का उपचयन होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है अभिक्रिया में भाग लेता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और अभिक्रिया होने के बाद H2O बनता है यानी हाइड्रोजन जो है वह ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का उपचयन हुआ यानी ऑक्सीडेशन हुआ। अब आइए समझते हैं कि अपचयन क्या है।
अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन कहा जाता है। इसकी परिभाषा को हम ऐसे लिख सकते हैं, अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास को अपचयन यानी रिडक्शन कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, यानी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके कॉपर बनाती हैं और जल का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में CuO यानी कॉपर ऑक्साइड क्या किया, वह ऑक्सीजन त्याग कर दिया, ऑक्सीजन का उसमें ह्रास हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिसका ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है तो हम कहेंगे कि इसका अपचयन हुआ यानी इसका रिडक्शन हुआ। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, उसका अपचयन हुआ, उसका रिडक्शन हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO, यानी जिंक ऑक्साइड और कार्बन आपस में अभिक्रिया करके जिंक बनाती हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। तो आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में ZnO जो है यानी जिंक ऑक्साइड वह ऑक्सीजन का त्याग किया, यानी हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में ZnO का अपचयन हुआ यानी उसका रिडक्शन हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है और उस तत्व का नाम इस क्वेश्चन में दिया है कि X है। तो इस तत्व को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये काले रंग का एक पदार्थ बन जाता है। तो हमें बताना है कि ये X जो है ये क्या है, और हमें यह भी बताना है कि जो काले रंग का जो यौगिक बना उसका क्या नाम है। इसका आंसर देख लेते हैं। तत्व X तांबा है और काले रंग का यौगिक जो है वह है कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि इसका इक्वेशन जो है वह ऐसा होता है, Cu प्लस O2 गिव्स CuO, यानी जब कभी भी कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। चूंकि कॉपर जो है वह भूरे रंग का एक चमकदार तत्व है और कॉपर ऑक्साइड यानी CuO जो है वह काले रंग का है, यानी जब कभी भी कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह काले रंग का एक यौगिक बन जाता है यानी कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो आइए इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। जंग के कारण लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। पेंट करके लोहे की वस्तुओं को हम जंग से बचा सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी लोहे के टुकड़े को लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में छोड़ दिया जाए तो इसकी सतह पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिससे हम कहते हैं कि लोहे पर जंग लग गया है। और इस तरह जंग लगने के कारण लोहे में काफी क्षति होती है। तो इस क्षति को हम कम करने के लिए उस पर पेंट करते हैं। यानी अगर हम पेंट कर देंगे तो लोहे पर जंग कम लगेगा और इस प्रकार लोहे को जो है लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसीलिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। आइए इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है यानी एंटीऑक्सीडेंट है। देखिए होता क्या है कि
तेलीय या फिर वसायुक्त खाद्य पदार्थों को अगर लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो उसकी गंध में एक तरह की विकृति आ जाती है और इसके कारण क्या होता है कि वह खाद्य पदार्थ जो है वह बर्बाद हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है विकृत गंधिता यानी रैंसिडिटी। तो खाद्य पदार्थों में रैंसिडिटी न हो जाए इसलिए क्या किया जाता है कि उसमें नाइट्रोजन प्रभावित किया जाता है ताकि उसका विकृत गंधिता न हो सके, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वह एक प्रतिऑक्सीकारक है, एंटीऑक्सीडेंट है। यही कारण है कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। चिप्स बनाने वाले क्या करते हैं कि जब वह चिप्स बनाकर पैकेट में डालते हैं, पैकेजिंग करते हैं, तो उस दौरान क्या करते हैं कि उसकी थैलियों में जो ऑक्सीजन गैस होती है उसको बाहर निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि चिप्स का ऑक्सीडेशन ना हो, और ऑक्सीडेशन ना हो ताकि उसकी गंध जो है वह खराब ना हो और वह लंबे समय तक सुरक्षित रहे। इसीलिए चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला पॉइंट है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता, यानी हमें संक्षारण के बारे में लिखना है और विकृत गंधिता क्या है इसके बारे में लिखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि संक्षारण है क्या। संक्षारण को इंग्लिश में कोरोजन कहा जाता है। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित होती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। लोहे की बनी वस्तुएं जब आर्द्र वायु के संपर्क में आती हैं तो उन पर लालिमायुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इससे लोहे पर जंग लगना या फिर संक्षारण कहते हैं। तो यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संक्षारण से धातुओं में क्षति होती है और यह संक्षारण तब होती है जब धातुएं अपने आसपास अम्ल इत्यादि के संपर्क में लंबे समय तक रहे। तो इस प्रकार संक्षारण का जवाब हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आइए लिखते हैं कि विकृत गंधिता क्या है। विकृत गंधिता को इंग्लिश में रैंसिडिटी कहा जाता है। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री का स्वाद लंबे समय बाद उपचयन के कारण खराब हो जाती है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन भरा जाता है ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। तो इस प्रकार ये वीडियो में हमने सारे क्वेश्चंस को कवर किया और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस